नमस्कार, टीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने क्यों किया सपा सांसद के घर पर हमला। एक नजर डालेंगे विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों पर और चर्चा करेंगे बीजेपी के होने वाले अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की। बात करेंगे मिशन अफ्रीका की, जिससे उड़े ड्रैगन के होश। जानेंगे बीजेपी के उन 3 विधायकों को जिन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के घर सीबीआई की रेड को। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। पंजाब सरकार ने पेश किया 2 करोड़ 36 लाख रुपए का बजट। ड्रग्स पर लगाम के लिए किए कई बड़े ऐलान। आवारा पशुओं के आगे थम गया दिल्ली की सीएम। रेखा गुप्ता का काफिला करीब 15 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका रहा सीएम का काफिला। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक महिला प्रोफेसर से 78 लाख रुपए की ठगी। 22 दिन तक रही डिजिटल अरेस्ट। ठगों ने खुद को बताया था सीबीआई अफसर। राजस्थान में कोटा के एक स्कूल में भालू का बच्चा उठाकर स्कूल ले आए छात्र। मैडम ने वन विभाग को किया फोन तो हुआ रेस्क्यू। हिमाचल के शिमला में हुआ भीषण रोड हादसा। गहरे खाई में गिरी कार। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। झारखंड के हजारीबाग में मंगला जुलूस पर पथराव। पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद की हवाई फायरिंग। तो वहीं मध्य प्रदेश में ऑनलाइन जॉब के नाम पर लाखों का चूना लगाने वाले गैंग का हुआ भंडाफोड़। साइबर क्राइम ब्रांच जिला भोपाल की टीम ने किया 4 आरोपियों को गिरफ्तार। पंजाब के स्कूलों कॉलेजों की कैंटीन में नहीं बिकेगी एनर्जी ड्रिंक। 500 मीटर के दायरे में बैन की तैयारी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ का बड़ा एक्शन। स्मगलरों से मुक्त कराए 16 मवेशी। पुणे में हाईली एजुकेटेड युवक पैसों के लिए बेचने लगा गांजा। एंटी नार्कोटिक्स सेल ने किया अरेस्ट। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैंची धाम दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को जाम से मिलेगी राहत। 26 मार्च से शटल सेवा शुरू। ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करेंगे बड़ी खबरों की। राज्यसभा में राणा सांभा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर पर बुधवार को करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। करनी सेना के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के आवास पर पहुंचे। वहां जमकर तोड़फोड़ और पथराव कर दिया। बता दें कि इस विवाद में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर रखी 40 से 50 कुर्सियां तोड़ डाली। मेन गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने संसद के घर के बाहर खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। घटनास्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर सीएम योगी का कार्यक्रम चल रहा है। जी हां, बता दें कि करनी सेना के कार्यकर्ताओं के हंगामे को रोकने के लिए सपा कार्यकर्ता भी सांसद के घर पहुंच गए। उनकी करनी सेना के कार्यकर्ताओं से झड़पें हुई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हालांकि फिर भी हालात संभल नहीं पाए। कई स्थानों की फोर्स पहुंची, तब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। करनी सेना के कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा भी लगा रहे थे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वे एक्सप्रेस वे से शहर के अंदर घुस चुके थे। इधर सुरक्षा को देखते हुए सपा सांसद की सोसाइटी के दोनों गेट बंद करा दिए गए थे। पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। बताते चले कि राणा सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह ने राजस्थान के मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया। वे उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे तथा राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। इन्होंने मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया। इसके तहत राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित किया। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया। इन्होंने दिल्ली, गुजरात और मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की थी। बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 11वां दिन है। इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है।
संसद अलोकतांत्रिक तरीके से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं मिलता है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि संसद केवल सरकार के लिए चल रही है। इस बीच विपक्ष के 70 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले। सांसदों ने स्पीकर से अपनी नाराजगी जताई है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं खड़ा हुआ और कहा कि मुझे बोलने दीजिए, अपने बारे में कुछ कहा है। बता दें कि स्पीकर एक शब्द नहीं बोले, घूमकर चले गए, हाउस एडजर्नर कर दिया गया, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, अभी भी मैंने एक शब्द नहीं बोला, पिछले 7-8 दिनों में मैंने कुछ भी नहीं बोला है, ये एक नया तरीका है। डेमोक्रेसी में सरकार और अपोजिशन की जगह होती है, यहाँ अपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ सिर्फ सरकार की जगह है। उस दिन प्रधानमंत्री कुंभ मेले के बारे में बोल रहे थे। मैं कहना चाहता था कि कुंभ बहुत अच्छा हुआ, बेरोजगारी के बारे में बोलना चाहता था लेकिन बोलने नहीं दिया गया। पता नहीं इनकी क्या थिंकिंग है। बता दें कि सच्चाई यही है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है, मैं विपक्ष का नेता हूं। सदन बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल यानी अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। इधर आज राज्यसभा में फाइनेंस बिल 2025 पेश हो सकता है। बता दें लोकसभा में मंगलवार को फाइनेंस बिल 2025 35 बदलावों के साथ पास हो गया। इस बिल में ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% डिजिटल टैक्स खत्म करना शामिल है। राज्यसभा से मंजूरी के बाद 2025-26 के लिए बजट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस साल सरकार ने कुल 50 करोड़ 56 लाख रुपए का बजट पेश किया था। ये चालू वित्त वर्ष से 7.4% ज्यादा है। 3 राज्यों में मिली चुनावी जीत से उत्साहित बीजेपी ने जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के रूप में पार्टी के नए पार्टी अध्यक्ष की तलाश अब नए सिरे से शुरू कर दी है। जी हां, बता दें कि बीजेपी का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन नड्डा 2019 से ही इस पद पर हैं। वह एक के बाद एक विस्तार पाते रहे। आखिरी विस्तार साल 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में निरंतरता बनाए रखने के लिए किया गया था, लेकिन अब अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में देरी हो रही है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि पार्टी नेतृत्व 2024 के सेकेंड हाफ में होने वाले राज्यसभा चुनावों पर फोकस कर रहा था। एक समस्या ये भी है कि पार्टी अध्यक्ष के अलावा पिछले जून से नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जो बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद नियम का उल्लंघन है। बीजेपी के लिए यह वक्त काफी अहम है क्योंकि पार्टी फिलहाल पीढ़ीगत बदलाव की ओर देख रही है। बहुत कम लोग इस बात से सहमत होंगे कि बीजेपी अब अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में लगातार तीसरा कार्यकाल है। साथ ही बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में है। बीजेपी नेतृत्व अपने वैचारिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श का एक और दौर शुरू कर सकता है, लेकिन दोनों पक्षों का कहना है कि मोदी का फैसला अंतिम होगा। ऐसा माना जाता है कि लोकसभा चुनावों में हार के बाद से चुनाव प्रबंधन में संघ की साफ भागीदारी ने ही बीजेपी के लिए जीत का एक दौर सुनिश्चित किया है। इसके कारण जिला, मंडल और कई मामलों में राज्य इकाई प्रमुख नियुक्तियों के लिए उनकी सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया गया है। संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक ने एक रिपोर्ट में बताया कि वे इस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि पार्टी अध्यक्ष कौन बनेगा। वे कहते हैं चाहे कोई भी हो, हमारे पास उनके साथ काम करने का कौशल है। अफ्रीका की दुर्लभ खनिज संपदा पर कब्जा जमाने की चीन की कोशिशों को भारत ने करारा जवाब दिया है। सेंटर फॉर सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी CSEP की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अफ्रीकी देशों में अपने निवेश को तेजी से बढ़ाया है। रिसर्च में बताया गया है कि चीन की आक्रामक भू राजनीतिक रणनीति का मुकाबला करने के लिए भारत अफ्रीकी देशों के साथ साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है ताकि दुर्लभ खनिज संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सके। भारत के मिशन अफ्रीका का मुख्य उद्देश्य तांबा, लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच बनाना है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की मांग 4 गुना बढ़ने की संभावना है। वर्तमान में भारत के पास लगभग 5.9 मिलियन टन लिथियम अयस्क उपलब्ध है, जो कुछ समय के लिए घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकता है। हालांकि इन संसाधनों को पूरी तरह से उपयोग में लाने में अभी समय लगेगा, जिससे भारत के आत्मनिर्भर अभियान को चुनौती मिल सकती है।
भारत के सामने दो मुख्य विकल्प हैं। पहला, देश में उपलब्ध खनिज संपदाओं के खनन को तेजी से बढ़ावा दिया जाए ताकि आत्मनिर्भरता बढ़ सके। दूसरा, उन देशों के साथ संबंधों को और भी मजबूत किया जाए जहां ये दुर्लभ खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। रिपोर्ट के अनुसार भारत इन देशों के साथ तेजी से सहयोग बढ़ा रहा है ताकि भविष्य में सप्लाई चेन की कोई समस्या न आए। भारत सरकार जिस तेजी से अफ्रीकी देशों में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, उससे चीन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। जी हाँ, चीन भी अफ्रीका में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, लेकिन उसकी कठोर कर्ज नीति के कारण अफ्रीकी देश सतर्क हो गए हैं। इस स्थिति का सीधा फायदा भारत को मिल रहा है क्योंकि अफ्रीकी देश चीन की बजाय भारत के साथ सहयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तीनों विधायक अलग अलग राज्य के हैं। इन विधायकों ने सार्वजनिक मंच से बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। अपनी ही पार्टी को निशाने पर लेने वाले विधायकों के नाम है टी राजा सिंह, नंदकिशोर गुर्जर और चिंतामणि मालवीय। टी राजा सिंह तेलंगाना के गोशा महल से विधायक हैं, नंदकिशोर यूपी में गाजियाबाद के लोनी से विधायक हैं, तो चिंतामणि मध्य प्रदेश के आलौट से विधायक हैं। गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह ने कुछ बीजेपी नेताओं पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार के दौरान निवारक निरोध अधिनियम के तहत उन्हें जेल भेजने में इन नेताओं की भूमिका थी। एक बयान में राजा सिंह ने दावा किया कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें इस मामले में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता के बारे में बताया था, जिससे वह बहुत परेशान है। राजा सिंह ने जेल में रहने के दौरान अपनी पार्टी के नेताओं से समर्थन न मिलने पर निशाना व्यक्त की। बता दें, उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था, मेरे बड़े भाई ने मुझसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया था। हालांकि अब कोई नहीं जानता कि वे कहां हैं। वहीं आलौट से विधायक चिंतामणि मालवीय ने हाल ही में विधानसभा में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि उज्जैन के किसान परेशान हैं और डरे हुए हैं। उनकी जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण की जा रही है। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं की साजिश की वजह से किसानों को अपनी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। सालों से यहाँ भूमि का अधिग्रहण कुछ ही महीनों के लिए होता था, लेकिन स्थायी तौर पर कब्जा सही नहीं है। इस बयान के बाद चिंतामणि को पार्टी ने नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि आप सार्वजनिक जगह पर बयानबाजी कर पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से भेजे गए नोटिस में चिंतामणि को 7 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। उधर लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर दूसरी वजहों से पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। नंदकिशोर ने अपनी ही सरकार पर कलश यात्रा को अनुमति न मिलने पर सवाल उठाए। विधायक ने दावा किया कि उनके पास यात्रा के लिए जरूरी अनुमति थी और पुलिस ने उनके साथियों के साथ विवाद किया, झड़प की। गुर्जर ने आरोप लगाया कि झड़प में उनके कपड़े फट गए। उन्होंने आगे कहा कि सपा और बसपा की सरकार में भी कभी यात्रा को नहीं रोका गया। मैं कभी अनुमति के लिए अप्लाई भी नहीं करता था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल के भिलाई और रायपुर स्थित बंगले पर सीबीआई पहुंची। सुबह 5:30 बजे सीबीआई ने पूर्व सीएम के अलावा 4 पुलिस अधिकारियों के बंगले पर भी दबिश दी। सूत्रों के मुताबिक एक एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी सहित आईपीएस अभिषेक पल्लव, आईपीएस आरिफ शेख, आईपीसी आनंद छाबड़ा के बंगले पर भी सीबीआई की टीम पहुंचने की खबर है। महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई की दबिश बताई जा रही है। इनके अलावा पूर्व सीएम सलाहकार विनोद वर्मा और विधायक देवेंद्र यादव के बंगले पर भी सीबीआई ने दबिश दी है। 20,000 करोड़ के महादेव सट्टा घोटाले की जानकारी सामने आई थी, जिसको लेकर पूर्व कांग्रेस सरकार और उनके अधिकारियों पर महादेव सट्टा संचालन में भूमिका होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद भूपेश बघेल पर 500 करोड़ के लेन देन का भी आरोप लगा था। पूर्व में शुभम सोनी ने वीडियो जारी कर सीएम बघेल पर आरोप लगाया था। वही बता दें कि भूपेश बघेल एक्स हैंडल पर उनके कार्यालय के हवाले से ट्वीट करते हुए लिखा गया कि अब सीबीआई आई है। आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। उससे पूर्व ही सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DBN TV के साथ।